हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा चला हुआ था गोस्लो। और गोस्लो के अंदर हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो कर रहे थे। अब आपको बता कि एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो में हमने स्फीयर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई, स्फीयर। अच्छा ठीक, एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो, ठीक है जी। तो वहां पर हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्या देखा था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और आज हमारा जो होगा वो होगा आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब आप बात करते हैं भाई, जैसे सॉलिड ले लिया आपने और वो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था और इस स्फीयर के अंदर आपने चार्ज अंदर देना चाहा, लेकिन ये चार्ज कहाँ हो गया था आपका, स्फीयर के ऊपर दे गया था। क्योंकि ये क्या था, कंडक्टिंग की वजह से। किसकी वजह से, कंडक्टिंग की वजह से। जो आपकी सिग्मा आई थी यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ भाई, ए। ये मामला था पूरा आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है। अब जो हमारे पास होगा मेन जो होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। क्या होगा, बात करते हैं भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और मैंने आपको तीनों ये चारों आपको बताए हुए भी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब मैंने सभी बताए भी हुए आपको कि भाई आपको कैसे कैसे इनका डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये सभी के सभी एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में आपने क्या कहा, जो आपके पास स्फीयर था, ठीक है। अब ये स्फीयर आपका क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है तो जो आप चार्ज अंदर दोगे ना, जहां पर आप चार्ज देने वाले हो चार्ज वही रहने वाला है, चार्ज वही रहने वाला है। आपने जहां जितना चार्ज दिया वो चार्ज आपका उतना वहीं पर होगा, उतना ही क्या होगा, वहीं पर होगा। अच्छा ये बात है, हाँ जी यही बात है। तो जितना चार्ज आप अंदर दोगे वहीं पर रहेगा आपका चार्ज। अच्छा तो इसका मतलब चार्ज आपका कहाँ फैले हुआ है, बस मान के चलो भैया आपने क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज आपका कहाँ पर फैला हुआ है, क्यू चार्ज आपका रो, रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या हुआ भाई, वी। ये आपका वॉल्यूम में फैला हुआ है, किस में फैला हुआ है, वॉल्यूम में। ठीक, बहुत बढ़िया बात हुई। बस इतना सा बात थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे पी पॉइंट पे। देखो आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर। अब ये जो एट ए डिस्टेंस आर है ना आपकी, एट ए डिस्टेंस आर, ये जो आर डिस्टेंस रहेगी हमारी, ये आर आपका दो केसेस रहेंगे। एक तो आर ग्रेटर लेस देन, और एक आर क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये दो केसेस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो केसेस देखेंगे। सबसे पहला जो केस लेंगे, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो जो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर आपकी रेडियस है स्फीयर की। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आप एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बना रहे हो भाई, ठीक है, सर्कल, एक पूरी सेल बना रहे हो यहाँ से आप। और यहीं से क्या करोगे आप, यहाँ देखोगे भाई इसके अंदर कितना चार्ज, आप देख पा रहे हो ना, इसके अंदर भी तो चार्ज आया है ना आपकी बार, हाँ चार्ज आया है, ठीक है। कितना चार्ज आया है भाई, जितना आप वॉल्यूम लेगे उतना ही चार्ज आएगा ना। तो ठीक है, तो अब इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर सबसे पहली बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि भाई जहां से है, जैसे मान के चलो भाई यहाँ अगर इस पॉइंट के ऊपर निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत बहुत जरूरी है। गॉसियन सरफेस के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई, जैसे कि यहाँ पर ये ई आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस है, देखो यहाँ पर, और ई आपका इस हर पॉइंट के ऊपर देखोगे आप यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ई यूनिफॉर्म हो गया। और दूसरी बात क्या हो गया, ई जो है आपका वो यूनिफॉर्म हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात जो ई है आपका, वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा ये दोनों कंडीशन जैसी सेटिस्फाई हुई, अब मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। जैसे ही मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो मैं कहूँगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए किसके बराबर, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपके सामने है। अब यहाँ पर जो है, अब आप एक बात बताओ, ये कंप्लीट क्या यहाँ पर दिया हुआ था,
कंप्लीट क्यू यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। अब इस एरिया में कितना होगा, इसमें जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ भाई, जैसे आपने कहा क्यू इनक्लोज्ड, इसको आप कहोगे ई इंटू 4πr²। अब सीधी सी बात है, जो डी ए कौन सा लोगे आप, स्मॉल आर स्क्वेयर, क्या लोगे, स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे भाई मैंने डी ए लिया 4πr² इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। यहाँ से आप रो से वैल्यू निकालोगे, क्योंकि रो किसके बराबर, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी मतलब क्यू बाई 4/3 πr³ ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप रो इंटू 4/3 πr³ ये आपका वॉल्यूम है अपॉन एप्सिलॉन नोट रहेगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका 4π से 4π कैंसिल आउट करो आप, ठीक है। अब यहाँ से जो ई की वैल्यू आने वाली है ना, देखो ई की वैल्यू क्या आ गई भाई, देखते हैं अच्छे से भाई। आपका एक तो रो बच गया, ठीक है, रो बच गया, 3 एप्सिलॉन नोट बच गया नीचे, और r², ठीक है, और नीचे देखो r, ऊपर क्या बच गया आपका r³, ऊपर क्या बच गया भाई r³। यहाँ ये आपकी वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वैल्यू आपकी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे आप रो बाई 4π एप्सिलॉन नोट r³, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऐसे आपका सिस्टम बन रहा है पूरा पूरा। और दूसरी बात ये जो रहेगा ना, अब इसमें क्या है, जैसे अगर एक कंडीशन मैं ऐसे ले लेता हूँ भाई, इसी कंडीशन के अंदर देखो यहाँ पर जो एक तो आपकी वैल्यू है भाई, रो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, आपकी जो आर है ये भी रेडियस से कांस्टेंट रहेगी। अगर आर और दोनों अगर मैं इक्वल टू ले लेता हूँ भाई, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं इसको, तो आप कहोगे कि यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू भी बताना चाहूँ आपको, तो आप कहोगे कि भाई सर ये वैल्यू तो ऐसे हो सकती है भाई, रो, ठीक है, बाई 3 एप्सिलॉन नोट आर, ये ऐसे हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ऊपर r³ था, नीचे r था, इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे एक बात आप समझाइए कि जो e है आपका, e r ऊपर आ जाएगा, r ऊपर, तो e आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, e आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। इसका मतलब अब जो आपका स्फीयर था ना, ये स्फीयर था, इसके नीचे अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके नीचे अगर यहाँ तक मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो जो ई है ना वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर भी कितनी है, 1 है, तो लीनियर बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी भाई, स्ट्रेट लाइन। और इक्वल टू तक है तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। इतना ग्राफ भी मुझे समझ में आ गया और इतनी वैल्यू भी मेरे पास आ गई भाई, सीधी सी बात है। दूसरा जो केस लेंगे भाई, दूसरा केस क्या था हमारे पास, केस 2 क्या था भाई, जो आपका आर है वो ग्रेटर देन आर रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो E.dA 4πr² रहेगा, ठीक है। और सीधी सी बात है, चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई भाई, आप कहोगे 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन r², ये भी क्या इसका पॉइंट चार्ज का काम करेगा। और यहाँ पर E जो है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ से जो आपका वो रहेगा ऐसे रहेगा भाई, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ से ये आपका ग्राफ रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, देखो आपने जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यहाँ पर इसके अंदर चार्ज मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है, जहाँ आप चार्ज देना चाहोगे ना, नॉन कंडक्टिंग वहाँ रहने वाला है, नॉन कंडक्टिंग वहाँ चार्ज रहने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आपको पता है कि आपने चार्ज यहाँ नहीं दिए, इसका मतलब आप कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हो, नॉन कंडक्टिंग है, जहां मर्जी आप चार्ज देना चाहो वहां देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो हमारे पास तो 3 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे भाई, एक तो आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, एक तो आपके पास, ठीक है। और एक सीधी सी बात है भाई, देखो यहाँ पर जो आपके सामने जो वैल्यूज रख रहा हूँ मैं, अभी चारों को एक बार जनरलाइज करके फिर हम इनको खत्म करेंगे आज ही। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भाई, पॉइंट जो है आपका वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए भाई, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अच्छा एक बात बताइएगा, सॉलिड कंडक्टिंग है तो ये स्फीयर था आपका, ठीक है। इस स्फीयर में आपने यहाँ चार्ज देने की कोशिश की, लेकिन ये चार्ज कहाँ चला गया, बाउंड्री पे, और
है अगर कंडक्टिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका चार्ज है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज क्या रहेगा आपका यूनिफॉर्मली। अब अगर जहाँ पर भी आपका कंडक्टिंग है, जहाँ पर ही आपका कंडक्शन है, वहाँ पर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं बार बार बताता हूँ भाई, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग लेता हूँ तो मैं जहाँ जहाँ चार्ज रखूँगा वहीं आपको चार्ज मिलेगा। जहाँ जहाँ मैं चार्ज आपको दूंगा प्लेट को, यहाँ पर स्फीयर को, वहीं चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये चार्ज वॉल्यूम के अंदर, तो जो क्या होगी, क्या हुआ अपॉन वी, ये चार्ज आपका स्फीयर के अंदर, सरफेस के अंदर, तो यहाँ पर जो सिग्मा थी आपकी क्या हो जाएगी, क्या हुआ अपॉन एस से। ठीक है। दूसरी बात, मैंने होलो कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात की थी। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, भाई होलो हो गया, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब आप बताओ होलो कंडक्टिंग में क्या होगा, ये बीच से जो खाली रहेगा, बीच में से खाली रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बीच में से खाली रहने वाला है तो बीच में तो कोई चार्ज आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो चार्ज कहाँ पर आएगा, चार्ज आपका सरफेस के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे भी चार्ज आपका यहाँ पर सरफेस के ऊपर आएगा। और है कंडक्टिंग, तो इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्मली रहेगा। क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा। तो यहाँ पर भी, तो जो आपके केसेस है ना, सेम टू सेम, ये जो केसेस है कंडक्टिंग वाले, सेम केस रहेगा ये, और वैल्यूज भी सेम रहेगी। जो जो आपने डेरिवेशन लिया वो सेम वैल्यू और सेम केस यहाँ पर रहने वाला है। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे ही आप चार्ज इसको क्या दे रहे हो, तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो क्या हुआ अपॉन एस हो जाएगी, क्या हुआ अपॉन एस हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ होलो नॉन कंडक्टिंग की, किसकी, होलो नॉन कंडक्टिंग। अब एक बात बताओ, होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे भाई ये होलो नॉन कंडक्टिंग है। अब जो ये होलो नॉन कंडक्टिंग है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है, जहाँ आप चार्ज रखोगे अंदर आप रख नहीं सकते, तो यहाँ पर भी आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो खाली है ना, होलो है। ठीक है, तो चार्ज भी यहाँ पर भी रखेंगे। अब वो यूनिफॉर्मली है नॉन यूनिफॉर्मली है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी एरिया के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ से जो रो की वैल्यू आएगी वो भी वही क्या आएगी, रो नहीं, इसमें भी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या हुआ अपॉन एस यहाँ रहेगा। तो ये यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। और ये वैल्यू है आपका, देखो इसमें मैंने जो ग्राफ वगैरह बनाए थे, इन तीनों के, केस नंबर 1, ये 2 और ये 3, तीनों के आपके सेम रहने वाले हैं। इस 4 नंबर का हमने अभी किया। तो जो ये सॉलिड स्फीयर थे और आपके पास जो स्फीयर थे, स्फीयर में 4 केसें बने हैं आपके, उन 4 केसों को हमने अच्छे से डिस्कस किया भाई। उन 4 केसों को कितने अच्छे से डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। गॉस लॉ आपको बताया कि भाई गॉस लॉ एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर आपने गॉस लॉ को पढ़ लिया तो इसका मतलब आप समझ रहे ना कि जो गॉस लॉ है उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे। तब देखना कितने अच्छे से आपको ये किया हुआ है ना भाई, चार्ज को आप अच्छे से समझ रहे हो, एरिया को आप समझ रहे हो, गॉसियन सरफेस देख रहे हो, और बार बार ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। अब आपको पता भाई गॉस लॉ मतलब आप फाई निकालते हो, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, और क्या इनक्लोज का मतलब 3D सरफेस। ठीक है, या तो आप 3D सरफेस लो, या आप 3D सरफेस किसी रोड के बनाओ, या आप क्या कर सकते हो, बनाओ वहाँ पर। ठीक है, तो बना भी सकते हैं ना हाइपोथेटिकल भी वर्ड लिया हमने जहाँ जैसे भी हमने नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, वही अगर फील्ड अब हम गॉस लॉ की मदद से भी निकाल रहे हैं। देखो हमने रोड की वजह से निकाला, ठीक है, और स्फीयर भी निकाल रहे हैं हम, क्यूब में निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपका जो गॉसियन सरफेस की जो कंडीशन थी वो लागू नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो इंटीग्रेशन है ये आपका कांस्टेंट होके बाहर आना ही चाहिए, लेकिन ये भी अगर डिफरेंट हो जाता तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन आपके लिए फंडा था, ये आपके लिए मेन फंडा था। तो गॉस लॉ अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अब गॉस लॉ हम लागू करेंगे भाई इनफाइनाइट सीट की वजह से। इनफाइनाइट सीट होगी तो हम बता देंगे भाई इनफाइनाइट सीट के ऊपर गॉस लॉ कैसे लगेगा, क्योंकि आपको पता है सीट है,
अब उस सीट के दो साइड होंगे, सरफेस होंगे, दो सरफेस होंगे, ठीक है, और सरफेस होगा तो सीधी सी बात आपको पता कि वहां पर गो स्लो लगना पॉसिबल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियो की ताकि नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सब।